हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना में आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पठार के बारे में। पठार क्या होते हैं। पठा पठार एक बात की जाए, समतल भूमि में जो उठा हुआ क्षेत्र रहता है, उठा हुआ समतल क्षेत्र रहता है, उसे पठार कहा जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पठार में, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यह किस भारत के किस भूभाग में स्थित है। मध्य प्रदेश की जो पठार की श्रेणियां हैं, तो मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर मध्य में स्थित है, जो कि मुख्यतः गोंडवाना भूमि का भाग है। एक तरह से गोंडवाना लैंड की भूमि का भाग है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के ढाल की, मध्य प्रदेश का ढाल किस ओर है, तो मध्य प्रदेश का ढाल है उत्तर से दक्षिण की ओर, इस साइड, उत्तर से दक्षिण की ओर। मध्य प्रदेश का ढाल किस साइड है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे कितने पठार हैं, इनको कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः पठारों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार। अब बात की जाए मध्य उच्च प्रदेश में कौन कौन से भाग आते हैं, तो इसमें आता है आपका मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। ये आते हैं आपके मध्य उच्च प्रदेश में। इसके बाद बात की जाए सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। पूर्वी पठार की बात की जाए तो बघेलखंड का पठार, इसे ही पूर्वी पठार बोला जाता है। ये मध्य प्रदेश के पूर्व भाग में स्थित है। तो एक एक करके इन पठार के बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के पठार, इनकी जो श्रेणियाँ हैं उनमें बांट लिया है हमने। अब बात करते हैं मध्य भारत के पठार की। मध्य भारत के पठार में हम पढ़ेंगे इसके क्षेत्रफल के बारे में। अगर मध्य भारत के पठार के क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,896 वर्ग किलोमीटर। ये है मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल। कई बार क्षेत्रफल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अगर बात की जाए इसका निर्माण किस तरह की चट्टानों से हुआ है, तो मध्य भारत के पठार का जो निर्माण है विंध्य शैल समूह की चट्टानों से हुआ है। अगर इसकी बात की जाए इसकी स्थिति क्या है, तो जैसा कि आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये अपना भिंड मुरैना श्योपुर वाला जो भाग है, भिंड मुरैना श्योपुर शिवपुरी गुना राजगढ़ वाला कुछ हिस्सा है। जैसे ही लास्ट उज्जैन मंदसौर तक एरिया लगता है, ये अपना मध्य भारत का पठार। इसमें मिट्टी की बात की जाए तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें जलोढ़ मिट्टी भी कई प्रकार की होती है, बांगर, खादर। तो इन्हें भी हम मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो उसमें डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना याद रखिएगा, मध्य भारत के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। अगर फसल की बात की जाए मध्य भारत के पठार में कौन सी फसल उगाई जाती है या सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन किया जाता है, तो उसमें है गेहूँ। गेहूँ का उत्पादन मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक किया जाता है। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेना, मध्य भारत के पठार को चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहा जाता है। चंबल का उपाग्र प्रदेश भी कहा जाता है। इस पठार के मध्य में चंबल घाटी इसी पठार के मध्य में स्थित है। जो चंबल घाटी ऐसे अपनी नदी निकली है, ये सर्वाधिक मृदा अपरदन के लिए जानी जाती है। इसमें नदियाँ पूछी जाए तो मध्य भारत के पठार में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, काली सिंध है, पार्वती है, चंबल नदी। चंबल नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन नदियों को याद रखिएगा कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। अगर बात की जाए खनिज के बारे में, तो मध्य भारत के पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो उनमें है चीनी मिट्टी, चूने का पत्थर, इमारती पत्थर। 3 खनिज हैं जो कि मुख्यतः मध्य भारत के पठार में पाए जाते हैं। जिलों की बात की जाए तो भिंड मुरैना श्योपुर यानी कि चंबल संभाग पूरा, गुना शिवपुरी और ग्वालियर। इसके बाद हैं आपके नीमच और मंदसौर। तो याद रखिएगा जिले भी कौन कौन से ज़िले हैं जो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। अगर बात की जाए इसमें कि वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा होती है लगभग 75 सेंटीमीटर।
वर्षा भी पूछ ली जाती है। मध्य भारत के पठार में कितनी वर्षा होती है, तो 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी कि जो औसत वर्षा है उससे भी काफ़ी कम वर्षा होती है, 75 सेंटीमीटर से भी मध्य भारत के पठार में। अगर बात की जाए वन भूमि की, तो यहाँ पर 20 से 27% वन भूमि है। कितनी है? 20 से 27% मध्य भारत के पठार में वन भूमि। अगर यहाँ पर बात की जाए कौन कौन से उद्योग हैं इस मध्य भारत के पठार में, तो आपका है शक्कर कारखाना कैलारस, कत्था कारखाना है जो शिवपुरी में, सीमेंट कारखाना है बानमौर में, कृत्रिम रेशा जैसे चीनी मिट्टी बिस्किट उद्योग ये ग्वालियर में है। तो इस प्रकार से उद्योगों को भी याद रखिएगा। अब एक प्रश्न बनता है, मध्य भारत के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाद्वीपीय जलवायु, मध्य भारत के पठार में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना बुंदेलखंड का पठार। अगला पठार कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। अगर बात की जाए इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 23,733 वर्ग किलोमीटर बुंदेलखंड के पठार का। इसकी ऊंचाई है 300 से 400 मीटर। इसकी दिशा की बात की जाए, किस दिशा में स्थित है मध्य प्रदेश की में, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे, उच्च मध्य उत्तरी भाग, मतलब उत्तर की ओर बीच वाला जो भाग है वह बुंदेलखंड क्षेत्र का, पठार का क्षेत्र है। इसमें अगर चट्टानों की बात की जाए, इसका निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, तो नीस चट्टानों से बुंदेलखंड के पठार का निर्माण हुआ है। अगर बात की जाए इसमें कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली, लाल मिट्टी, दोमट, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी। इसमें अगर मुख्य रूप से फसलों की बात की जाए तो कौन कौन सी फसलें हैं, तो गेहूँ और ज्वार, जो कि बुंदेलखंड की प्रमुख फसलें हैं। बुंदेलखंड के पठार की गेहूँ और ज्वार। यहाँ पर खनिज की बात की जाए तो चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, इमारती पत्थर, ये खनिज इसी एरिया में, जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, इससे भी प्राप्त किए जाते हैं। अगर बात की जाए बुंदेलखंड की नदियों की, बुंदेलखंड के पठार में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो इसमें है सिंध, कैन, बेतवा, जो कि बेतवा उत्तर प्रदेश में जाती बहती हुई यमुना में मिल जाती है। अगर ज़िलों की बात की जाए तो छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निमाड़ी है, दतिया, शिवपुरी का कुछ एरिया है, ग्वालियर का भी कुछ एरिया है, भिंड का कुछ एरिया है, तथा उत्तर प्रदेश में अधिकांश बुंदेलखंड क्षेत्र का जो भाग है वो उत्तर प्रदेश में लगता है। अब बात की जाए बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, कई बार पूछ लिया जाता है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बुंदेलखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वह सिद्धवावा चोटी, इसकी ऊंचाई है 1172 मीटर, जो कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात की जाए, कई बार प्रश्न आ जाता है किस पठार का आकार अर्धचंद्राकार है, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा पठार में अर्धचंद्राकार, यानी कि इसका आकार कैसा है, आधे चंद्रमा के समान, बुंदेलखंड के पठार का। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस पठार का आकार अर्धचंद्राकार है, तो वह है बुंदेलखंड के पठार का। अगर यहाँ पर वर्षा की बात की जाए कि यहाँ पर वर्षा कितनी होती है बुंदेलखंड के पठार में, तो वह 75 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। अगर बात की जाए यहाँ की जलवायु कैसी है बुंदेलखंड के पठार की, तो यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। इसमें कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस पठार में या बुंदेलखंड के पठार में सबसे गर्म महीना कौन सा रहता है, तो मई का जो महीना है, मई जो माह है सबसे गर्म होता है बुंदेलखंड के पठार में। ये पीएससी में प्रश्न पूछ लिया जाता है, पीएससी एसआई वगैरह के एग्ज़ाम में, कि बुंदेलखंड के पठार का कौन सा महीना सबसे अधिक गर्म होता है। बुंदेलखंड का जो पठार है ये ऊपर उठा हुआ पठार भी है, इसका हिस्सा है जो सबसे ऊंचा उठा हुआ है एक तरह से। चलिए अब बात करते हैं अगले पठार की, जिसमें हम पढ़ेंगे रीवा पन्ना का पठार। अब बात करें रीवा पन्ना के पठार की, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 31,954 वर्ग किलोमीटर। इसको 10
37% एरिया है जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है। इसकी दिशा की बात की जाए जो उत्तर पूर्व में स्थित है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, उत्तर पूर्व में स्थित है बघेलखंड के पठार और बुंदेलखंड के पठार के बीच में। अगर बात की जाए यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है रीवा पन्ना के पठार में। इसके निर्माण की बात की जाए तो रीवा पन्ना के पठार का निर्माण कैसे हुआ है, आद्य महाकल्प की कडप्पा एवं विंध्य शैल समूह की चट्टानों द्वारा। ये याद रखिएगा पॉइंट, रीवा पन्ना के पठार का निर्माण कडप्पा एवं विंध्य शैल समूह की चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अगर नदी की बात की जाए तो रीवा पन्ना के पठार से कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, कैन नदी है, टोंस नदी है, ये दोनों नदियां हैं जो कि रीवा पन्ना पठार से प्रवाहित होती हैं। अगर मुख्य फसलों की बात की जाए तो गेहूं है, और जो पूर्वी पठार है रीवा पन्ना वाला, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर चावल भी सर्वाधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। अब बात करें खनिज की, तो चूना पत्थर जो कि सतना से प्राप्त किया जाता है, हीरा पन्ना से प्राप्त किया जाता है, कत्था रीवा से प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रमुख खनिज हैं रीवा पन्ना के पठार से, चूना पत्थर, हीरा और कत्था। अब बात की जाए जिले कौन कौन से आते हैं रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत। जिलों की बात की जाए तो रीवा पन्ना दमोह सतना जो जिले हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर मैहर सतना में जो शारदा माता का मंदिर है, अलाउद्दीन संगीत पीठ स्थापित है, विंध्यन, इसे विंध्यन कगार प्रदेश भी कहा जाता है रीवा पन्ना के पठार को। तो ये याद रखिएगा किस पठार को विंध्यन कगार प्रदेश कहा जाता है, तो रीवा पन्ना के पठार को कहा जाता है। अगर इसी में बात की जाए कि यहाँ पर वन कौन से पाए जाते हैं रीवा पन्ना के पठार में, तो सागौन वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं रीवा पन्ना के पठार में। चलिए बात करते हैं अगले पठार की, जिसमें हम पढ़ेंगे मालवा का पठार, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मालवा के पठार की क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वह है 85,322 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा पठार है, तो इसमें है मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। यह राज्य की किस दिशा में स्थित है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है मालवा का पठार। अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो विदिशा से करीबन रतलाम तक इसका विस्तार है, मध्य से लेकर। इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण किस तरह से हुआ है, लावा मिट्टी को क्या बोलते हैं, ये लावा मिट्टी कहाँ से, दक्कन ट्रैप की चट्टानों एवं लावा मिट्टी से, जो कि ज्वालामुखी फटने से निर्मित लावा से बनी होती है, लावा मिट्टी उसी को बोलते हैं। इसी के लावा मिट्टी से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसीलिए यह क्षेत्र मालवा का जो क्षेत्र है एक तरह से कृषि के लिए बहुत ही संपन्न क्षेत्र है मालवा का पठार। यहाँ पर सर्वाधिक सोयाबीन है, गेहूं है, धान है, इस तरह की खेती की जाती है। मुख्य रूप से गेहूं की फसल की जाती है मालवा के पठार में। अब बात की जाए यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं मालवा के पठार से, तो मालवा के पठार से एक तो एक काली सिंध है, पार्वती है, बेतवा है, चंबल है, छिप्रा है, ये सारी नदियाँ हैं जो कि मालवा से होकर प्रवाहित होती हैं। अगर बात की जाए जिले, मालवा के पठार में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो अलीराजपुर, धार, उज्जैन, रतलाम, गुना, झाबुआ, देवास, सीहोर, भोपाल, इंदौर, शाजापुर, रायसेन। तो एक जिलों की संख्या है रायसेन, विदिशा, सागर, राजगढ़, जो कि मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं, और इसी वजह से यह राज्य का सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा भूभाग है। करीबन 18 जिले मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। अगर इसमें वन भूमि की बात की जाए तो 39 से 40% वन भूमि है मालवा क्षेत्र के अंतर्गत। अगर बात की जाए मालवा के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग आते हैं, तो उद्योगों की बात की जाए जैसे कि उज्जैन में है सूती मिल उद्योग है, सूती कपड़ा उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग भी है, भेल है रतलाम में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, पीथमपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र है।
तो ये सारे उद्योग हैं जो कि मालवा के अंतर्गत स्थापित हैं। अगर बात की जाए, सबसे अधिक पूछा जाता है मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है वह है सिगार, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। अगर इसी में पूछ ले दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है जाना पाव। मालवा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 854 मीटर, जाना पाव। तीसरी की अगर बात करें तो धाजारी, ये तीसरी ऊंची चोटी है, इसकी हाइट है 810 मीटर। तो इतना ही काफ़ी है। एक 3 चोटियां हैं, इसमें 2 याद रखिएगा, जाना पाव और कौन कौन सी थी, सिगार। सिगार की हाइट कितनी है, 881, जबकि जाना पाव की कितनी थी, 854 मीटर। अब बात करते हैं मालवा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर स्थित है। अगर ये भी पूछ लिया जाए तो यह इंदौर जिले के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है इंदौर जिले के अंतर्गत आती है, जो इसका विस्तार काफ़ी लंबा है। इधर सतपुड़ा से टच होती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो इसी में ये जो इंदौर वाला भाग है, इंदौर जिले की जो सीमा है, तो यहीं पर स्थित है सिगार, जिसकी हाइट कितनी है, 881 मीटर। तो याद रखिएगा, सिगार सबसे ऊंची चोटी है, वह कहाँ स्थित है मालवा की, तो वह अगर जिला पूछा जाए तो इंदौर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला पठार, जिसमें पढ़ेंगे नर्मदा सोन घाटी। जो कि अभी ये नर्मदा सोन घाटी, ये अंतिम पार्ट है किसका, मध्य उच्च प्रदेश की जो पठार हम पढ़ रहे हैं उसका। तो इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए नर्मदा सोन घाटी की, तो इसका जो क्षेत्रफल है वह है 86,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 27.14% है। इसकी गहराई की बात की जाए नर्मदा सोन घाटी की गहराई तो 300 से 400 मीटर है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे गहरा स्थान है नर्मदा सोन घाटी। इसके निर्माण की बात की जाए तो दक्कन ट्रैप, धारावाड़, विंध्याचल एवं कडप्पा शैल समूह की चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर मिट्टी की बात की जाए तो गहरी काली मिट्टी पाई जाती है नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत। अगर खनिज की बात की जाए नर्मदा सोन घाटी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो चूना पत्थर, फायर प्ले, गेरू, संगमरमर, पत्थर की मैगजीन, कोयला, ये सारी खनिज हैं जो कि नर्मदा सोन घाटी से प्राप्त किए जाते हैं। अब नदियों की बात की जाए तो जैसे कि नाम में ही वर्णित है नर्मदा सोन घाटी, तो नर्मदा सोन जो कि प्रमुख नदियां हैं नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की। अगर यहाँ पर फसल की बात की जाए तो सबसे अधिक गेहूँ, कपास और सोन घाटी की बात की जाए तो इसमें चावल। सोन घाटी का ये वाला जो एरिया है इस साइड का, ये सोन घाटी का एरिया है, बाकी ये नर्मदा घाटी का है सारा एरिया नीचे वाला। अगर ज़िलों की बात की जाए तो इसमें जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, निमाड़, मंडला, बहुत ज़िले हैं जो कि नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आते हैं। जो निचले वाले जितने भी ज़िले हैं नर्मदा के किनारे वाले। इसी में एक पॉइंट और भी है, सोन नदी अमरकंटक क्षेत्र से निकलकर बघेलखंड के पठार पर बहती हुई बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी घाटी क्षेत्र से शुरू होती है, लेकिन बघेलखंड के पठार से होती हुई इधर से, और ये कहाँ पर चली जाती है, ये बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। नर्मदा की कुल लंबाई की बात करें 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में नर्मदा लंबाई की बात की जाए तो 1077 किलोमीटर। इसके बेसिन की बात की जाए तो 89.8% वर्ग किलोमीटर। हालांकि नदियों के चैप्टर में हम इसको डिटेल से जानेंगे नदियों के बारे में। फिलहाल अभी इतना ही कि नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल कितना है, इसका निर्माण कैसे हुआ था, इसमें कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं या इसमें फसलें कौन कौन सी पाई जाती हैं, खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर वर्षा की बात की जाए कि नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में वर्षा का प्रतिशत क्या रहता है, तो करीबन 70 से 144 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में। मतलब वर्षा अच्छी खासी होती है।
अब बात की जाए इसका जो क्षेत्रफल है, ये पूछा गया था एग्जाम में, नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्रफल है वह उसकी सीमा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्र है उसकी सीमा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो उत्तरी सीमा जिसकी है, ये वाली जो सीमा है उत्तरी, ये वाली, ये की जाती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा, विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसके द्वारा। जबकि इसकी दक्षिणी सीमा है वो किसके द्वारा की जाती है? जो सतपुड़ा पर्वत मैकाल श्रेणी के द्वारा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना ये वाली पूरी, इसके द्वारा दक्षिण नर्मदा सोन घाटी की दक्षिणी सीमा एवं विंध्याचल श्रेणी द्वारा उत्तरी सीमा का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 2-3 फैक्ट हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के, जिसे हम जानेंगे। जैसे कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पश्चिमी सतपुड़ा, ये वाला जो एरिया है, राजपीपला पहाड़ी या बड़वानी की पहाड़ियाँ, बुरहानपुर दर्रा वगैरह, ये आता है आपका पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत। यह काफ़ी कटा फटा भाग है यहाँ, इसलिए यहाँ एक बड़ा दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है बुरहानपुर दर्रा। यहाँ पर है बुरहानपुर दर्रा। अगर बात की जाए बुरहानपुर दर्रा किस किस के बीच में है, तो यह ग्वालीगढ़ श्रेणी है और इधर राजपीपला पर्वत श्रेणी, इन दोनों के बीच में है बुरहानपुर दर्रा। तो इसे याद रखिएगा। हालांकि इसे हम अगली वीडियो में भी मैं बता दूंगा, जिसमें हम पर्वत श्रेणी के बारे में बात करेंगे। पूर्वी सतपुड़ा की बात की जाए तो इसमें ग्वालीगढ़ श्रेणी, बैतूल, छिंदवाड़ा के पठार सम्मिलित हैं। ये बैतूल वाला एरिया है, ये छिंदवाड़ा वाला एरिया है, तो ये पूर्वी सतपुड़ा के। यहाँ पर महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ 1350 मीटर जिसकी ऊंचाई है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है पूर्वी सतपुड़ा में। अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस श्रेणी में स्थित है, अगर सतपुड़ा, नर्मदा, मालवा, पठार वगैरह ऐसे दिया है तो सतपुड़ा आंसर हो जाएगा। अगर उसमें ऐसे करके दे दिए ऑप्शन पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा या मैकाल श्रेणी, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा महादेव पहाड़ी की, पूर्वी सतपुड़ा की महादेव पहाड़ी पर, महादेव पर्वत पर। तो ये सभी नाम है जो आपको याद रखना है। महादेव पर्वत किस सतपुड़ा की किस श्रेणी के अंतर्गत है, तो वह है पूर्वी श्रेणी के अंतर्गत। अब इसी में तीसरा पॉइंट है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का, यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का, जो कि अर्धचंद्राकार रूप में, जिसका जो ऊपरी वाला जो एरिया लगता है, जो अमरकंटक श्रेणी का एरिया है, जो मैकाल पर्वत है, इतने ये वाला एरिया मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये वाला एरिया आता है आपका पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत, और ये आता है आपका पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत। तो इस प्रकार से सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को बांटा गया है। अब इसी में अमरकंटक क्षेत्र से, ये जो अमरकंटक वाला क्षेत्र है, एक मिनट इसको क्लीन कर दूँ। जैसे कि ये जो अमरकंटक वाला क्षेत्र है, ये वाला, तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, 3, नर्मदा, एक निकलेगी सोन, एक निकलेगी जोहेला। ये 3 नदियाँ हैं जो कि 1 किलोमीटर के अंतराल से निकलती हैं अमरकंटक श्रेणी से। इसकी धरातल पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पर। इसी के साथ एक प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन करता है। तो मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है, जैसे कि आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, तो ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के द्वारा दक्षिणी सीमा का निर्धारण किया जाता है। अगर इसमें नदियाँ पूछ ले, नदियाँ कैसे, कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का विस्तार किन 2 नदियों के बीच में है, तो इसमें आंसर होगा आपका, ऊपर से देखो, ये आप नर्मदा नदी प्रवाहित होती है यहाँ से, मैं कलर बदल लेता हूँ। जैसे यहाँ से अपनी नर्मदा नदी निकली, नर्मदा नदी ऐसे प्रवाहित होती हुई अपने गुजरात में निकल जाती है, और नीचे की तरफ से निकलती है बैतूल से ताप्ती नदी।
तो ताप्ती और नर्मदा नदियों के बीच में है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का विस्तार। अगर पूछा जाए कि सतपुड़ा का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं हम बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है, बघेलखंड के पठार को। अब बात की जाए इसके क्षेत्रफल की, तो इसका जो क्षेत्रफल है 19,604 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 6.36% है। इसका ये जो पूर्वी भाग में स्थित है मध्य प्रदेश के, इसीलिए उसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है, बघेलखंड के पठार को। याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चे, बघेलखंड के पठार और बुंदेलखंड के पठार में। बुंदेलखंड से एक ही बात याद रखिएगा, ओरछा। ओरछा बुंदेलों की नगरी है, तो ये कहाँ पर है, टीकमगढ़ में। तो ये वाला एरिया डेफिनेटली बुंदेलखंड का एरिया होगा, बघेलखंड का अगर याद नहीं। अगर याद है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसमें हम पढ़ेंगे अभी इसकी क्षेत्रफल की बात की हमने। अगर इसकी दिशा की बात की जाए तो उत्तर पूर्वी, ये पूर्वी दिशा में ही है मुख्यतः। इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण गोंडवाना शैल समूह की चट्टानों के द्वारा हुआ है, बघेलखंड के पठार का। अब बात की जाए इसमें खनिज की, तो यहाँ पर कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर और फायर क्ले, ये प्रमुख खनिज हैं जो कि बघेलखंड के पठार से प्राप्त किए जाते हैं। कोयला महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो सिंगरौली वाला एरिया है, इसे ऊर्जा राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, बघेलखंड के पठार के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर मिट्टी की बात की जाए तो लाल, पीली और पथरीली मिट्टी पाई जाती है बघेलखंड के पठार में। अगर यहीं इसे लाल बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। अगर नदियों की बात की जाए तो सोन, जोहेला, टोंस, बीहड़, टोंस नदी भी है जो यहाँ से प्रवाहित होती है, बीहड़ नदी भी है जो बघेलखंड से प्रवाहित होती है। अगर फसल की बात की जाए तो प्रमुख फसल है बघेलखंड से चावल है, जो कि प्रमुख रूप से उगाई जाती है बघेलखंड के पठार में। अगर ज़िलों की बात की जाए तो कौन कौन से ज़िले हैं, सीधी है, शहडोल है, उमरिया है, कटनी है, इसमें आपका सिंगरौली भी है, अनूपपुर भी आता है। तो काफ़ी ज़िले हैं जो बघेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक प्रश्न और भी आता है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है, तो बघेलखंड का पठार यह सबसे छोटा पठार भी है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार भी है कौन सा, बघेलखंड का पठार। तो इसे भी याद रखिएगा कि यह सबसे छोटा पठार भी है। अगर बात की जाए कर्क रेखा किस पठार को तो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो कई जगह आपको मालवा का पठार भी मिलेगा, मालवा का पठार भी इसका आंसर मिलेगा। लेकिन मुख्यतः कर्क रेखा जो है बराबर भागों की बात की जाए तो बघेलखंड के पठार को बिल्कुल दो बराबर भागों में विभाजित करती है कर्क रेखा। याद रखिएगा इसे। अगर किसी को कंफर्म करना हो, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि हमने मालवा पढ़ा है, तो एक बार कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरी तरह श्योर हूँ, लेकिन हाँ, मैं श्योर अपने आप में 90% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि बघेलखंड का पठार जो कि कर्क रेखा द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जाता है। हाँ, ऐसा आंसर दिया है कई किताबों में, मालवा के पठार से बीच से होकर गुजरती है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ किस पठार को कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटती, तो वह है बघेलखंड का पठार। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगर बघेलखंड के पठार को लेकर किसी भाई के मन में कोई डाउट हो तो एक मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। बघेलखंड के पठार का नाम बघेलखंड क्यों पड़ा, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। 16वीं शताब्दी में, कब, 16वीं शताब्दी में गुजरात के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव, उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया और जब बघेलखंड वाला जो एरिया उनके अधिकार में आया, उसी समय से इस क्षेत्र का नाम बघेलखंड रख दिया गया था राजा व्याघ्रदेव के शासनकाल से। 16वीं शताब्दी से। वह कहाँ के राजा थे, तो वह गुजरात के शासक थे व्याघ्रदेव। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से पूरी एमपी अगर आप कवर करना चाहते हैं मेरे साथ प्रतिदिन एक टॉपिक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, आपने टाइम दिया। अगर आप इसी की पीडीएफ लेना चाहते हैं
तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा सकते हैं, या चैनल के अबाउट सेक्शन से जाके वहाँ से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, इंस्टा या फेसबुक पर, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, चैनल को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।